नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मिस्टर चीफ मिनिस्टर को हमें दिखाने और आपको तमाम खबरों को बताने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने मुख्यमंत्री के बारे में तमाम जानकारी हासिल कर सके, साथ ही आपके राज्य में क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी इस शो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सके। इसके साथ ही आपके प्रदेश में क्या कुछ बड़ा हो रहा है, आपके मुख्यमंत्री किन बड़े प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, ये बताना हमारा इस शो के माध्यम से हमारा पहला कर्तव्य है। और साथ ही हम चाहते हैं कि शो के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, हमने स्टेट में आपके मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बता सके। साथ ही आप जहां रहते हैं वहां आसपास के राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं ये भी हम आपको इस शो के माध्यम से बताते हैं। शुरुआत आज हम मिस्टर चीफ मिनिस्टर में राजस्थान से करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत आज राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज स्टूडेंट यूनियन कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पहले छात्रों को पढ़ने के लिए राजस्थान से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री बना तो मैंने निजी संस्थानों को राज्य में कॉलेज खोलने की अनुमति दी। इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत कई कोर्स कराने वाले कॉलेज शामिल थे। इसके बाद राजस्थान में जैसे क्रांति ही आ गई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक समय जहां राजस्थान में 6 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त राजस्थान में कुल 90 विश्वविद्यालय, जबकि राज्य में कुल 284 कॉलेजेस हैं, जिससे छात्र को अब विदेश या दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। वो जमाना था कि हमारे छात्र जो है पढ़ने के लिए पुणे या महाराष्ट्र जाते थे, कर्नाटक जाते थे। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तो पहली बार मैंने यहाँ राजस्थान के अंदर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया। मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग सभी कॉलेज के अंदर था। उसका परिणाम एक पूरा सिनेरियो बदल गया। सब राजस्थान में पढ़ते हैं, सुविधा मिल गई, वरना गर्ल्स जाती नहीं थी बाहर। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो राजस्थान में 6 विश्वविद्यालय थे। आज 90 विश्वविद्यालय हो चुके हैं राजस्थान में, 90 विश्वविद्यालय हो चुके। 75 साल के अंदर 250 कॉलेज थे राजस्थान के अंदर। अभी मेरे एक कार्यकाल में 211 कॉलेज तो खोल दिए थे मैंने पिछली बार बजट पीरियड तब तक। इस बार मिला करके 284 कॉलेज हो जाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए, कहाँ तो 250 कॉलेज पूरे आज़ादी के बाद में पिछले साल में 70 साल में, और कहाँ 280 के आसपास कॉलेज नहीं खुले हैं। उसमें 100 से अधिक गर्ल्स कॉलेज खोल दिए। और ये भी फैसला किया कि जो 500 बच्चे जहाँ पढ़ेगी लड़कियाँ हैं जिस स्कूल के अंदर, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को तवज्जो मिल रही है। गांव में बच्चे आती नहीं, बड़े शहरों के अंदर उनको तवज्जो मिल रही है। इस प्रकार से नौजवानों को नौकरियों की बात है। कई बार पेपर लीक होते हैं, सरकार की बदनामी भी होती है, हम जानते हैं। पर ये ऐसा खेल चल रहा पूरे देश के अंदर, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, गुजरात हो या आपके मध्य प्रदेश हो, आर्मी के अंदर भी, रॉ के अंदर भी, हाई कोर्ट में अभी 3 महीने पहले एग्जाम हुए थे। सब जगह गैंग बना करके जो पेपर आउट होते हैं, उससे बहुत दुख होता है। जो तैयारी करते हैं बच्चे, हमने उनके लिए सब कुछ किया, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, रहने का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, बड़े खुश हो रहे थे हम तो। और पेपर लीक हुआ, पानी फिर गया। हमने कानून बना दिया, उनको कड़ी सजा मिले। हमने डीबार किया, बच्चों को भी भाग लेते हैं। अरेस्ट किया उन बदमाशों को जो पेपर लीक करते हैं या करवाते हैं। जेल भेज दिया राजस्थान, वो राज्य देश के अंदर जिसने जेल तक भेजा है। और उनके बिल्डिंग ध्वस्त कर दी जयपुर के अंदर, जो लोग इलीगल बनाए हुए थे। कहने का मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक तरफ हम नौकरियां लगा रहे हैं जो राजस्थान सरकार लगा रही है, देश में कहीं नहीं लग रही थी। करीब 3 साढ़े 3 लाख नौकरियां हम लगा रहे हैं।
1.5 लाख लग चुकी है, 1 लाख का प्रोजेक्ट चल रहा है, 1 लाख मैंने अभी और घोषणा करी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर जो है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन जो है प्रदेश के लिए, देश के लिए दे सकें। अभी मेरे पूर्व में आपको कहा गया करीब 500 बच्चों को हम भेज रहे हैं विदेशों के अंदर। पहले 200 थे, इस बार मैंने 300 घोषणा और कर दी। चाहे वो अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं जाएंगे तो आने जाने का खर्चा उनका, वहाँ रहने का खर्चा, फीस पूरी दे रहे हैं। इस प्रकार कैटेगरी बनाई गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी सोच के कारण भारत आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर बना है। देश की सरकार ने मिलेट पर काम किया है और साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार अगर किसानों के हित में एमएसपी पर खरीद का कानून बनाए तो किसानों की कई तरह की समस्याओं का निदान हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलेट्स की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और कृषि अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी है। राजस्थान में मिलेट्स पर रिसर्च के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक काम के लिए सामाजिक सिक्योरिटी एक्ट बनाने की बात भी कही है। आपको बताते चले कि राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव 2 दिनों तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ एक हमारे सामने भी एक अवसर है कि किस प्रकार से हम लोग इसकी तरफ आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे लोगों की जानकारी जब बढ़ेगी न्यूट्रिशन के वैल्यू के बारे में और ज़्यादा इसी तरफ लोग बढ़ेंगे और यही उद्देश्य होना चाहिए। मैंने रिसर्च की बात करी, जितनी रिसर्च होगी उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, वैल्यू एडिशन होगा। फिर हमारी जो स्कीम है सरकार की, फूड प्रोसेसिंग की है, फूड बिजनेस की है, फूड को एक्सपोर्ट करने की है, वो इतनी शानदार है कि 2-2 करोड़ रुपए तक के उसमें अनुदान है। अगर किसान उसकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि किसानों के लिए भी है, नॉन किसानों के लिए भी है, खेत के अंदर अपना काम वो कर सकते हैं, तो ये भी एक अवसर है उनके लिए। आप जो मोटा अनाज है वो रिसर्च होगी या हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं वो खुद ऐसा कोई प्रोसेसिंग करेंगे, वैल्यू एडिशन का एक्सपोर्ट करेंगे तो किसानों को लाभ भी होगा। और आम जनता में समझता हूँ कि पोषण के लिए भी जरूरी है कि मोटे अनाज की तरफ बढ़े। इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, परंतु हमने जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो पहली बार हम लोगों ने पहली बार और अंतिम बार बाजरे का उस वक्त में एमएसपी के आधार पर लिया गया था, प्रोक्योरमेंट हुआ था। उसके बाद हो ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत कम समय बाद में खराब हो जाता है। तो उसके बाद में भारत सरकार देती है जो एडवांस आपको देना बंद कर दिया। अब वो स्थिति नहीं बन रही, पर कोई कारण होना चाहिए कि ये मोटा अनाज खराब नहीं हो लंबे समय तक। एक रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च होगी, कोई रास्ता निकलेगा तो वक्त आएगा कि हो सकता है भारत सरकार भी इसको लेकर निर्णय कर ले कि देश के अंदर बाजरे का भी एमएसपी लागू होगा और उसका प्रोक्योरमेंट भी होगा। जितना प्रोक्योरमेंट होता है राज्यों में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका केंद्र की होती है, नेफेड की होती है, सबकी होती है। तो मेरा मानना है कि उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कृषि बजट पेश करने के बाद में ही जो फैसले हमने किए उनके लिए आज करीब 20,000 करोड़ रुपये हम लोग सब्सिडी दे रहे होंगे। बिजली के अब लोगों ने जिस प्रकार से 2,000 यूनिट फ्री कर दी, करीब 12 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा, उनका बिल 0 आएगा। उपभोक्ताओं को हमने जो 100 यूनिट फ्री करी है उसमें किसान भी आते हैं। किसानों के यहाँ कुएं का कनेक्शन अलग होता है और अपने झोपड़ी का, अपने मकान का, अपने रहवास का अलग कनेक्शन होता है। करीब 1 करोड़ 4 लाख लोगों को बिल 0 आएगा, उनका भी, किसानों को उसका ही फ़ायदा है। बाकी हम लोग जो भी आपने देखा होगा, जो फिल्म बताई गई कि जो अपने जो बीज है उनके किट बांटने की बात हो, उनको राहत देने की बात हो। महंगाई का दौर जो चल रहा देश के अंदर, महंगाई और बेरोजगारी, और हम देखा राहुल गांधी ने तो करीब 4,000 किलोमीटर यात्रा कर ली इसके लिए। महंगाई बहुत भयंकर, बेरोजगारी है, बाकी भी जो तनाव और टेंशन और
जो हिंसा है वो तो आप देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो मुद्दे चारों उनके अच्छे थे। अमीर गरीबी खाई बढ़ रही है, किसान भी उस पर समर्थन देगा। किसान जानता है इस बात को कि जो आंदोलन होगा 1.5 साल तक, 1.25 साल तक, किसे कहते हैं, इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं होगा। 1.25 साल तक किसान लोग सड़कों में बैठे रहे, करीब 600 किसानों की मृत्यु होगी उसके अंदर। ऐसे काले कानून बना दिए बिना उनको पूछे हुए। कोई भी कानून बनता है तो इन्वॉल्वमेंट करने का प्रयास किया जाता है, और बगैर प्रयास करते हम करते हैं तो फिर बाद में तकलीफ भी आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मोटे अनाज का जो कॉन्क्लेव है मिलेट का, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और राजस्थान सरकार पूरी तरह इसमें अपना आप को इन्वॉल्व करेगी। और रिसर्च का काम भी मैंने आपको कहा करीब 50 से अधिक कॉलेज खुल जाएगी यहाँ राजस्थान में, कॉलेज कृषि की, और 5 विश्वविद्यालय बन गए हैं। तो रिसर्च की पूरी संभावना। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। यहाँ पर मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक साथ ही वो हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया। भोपाल में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हुंकार भरते हुए भोपाल वासियों से एक मौका आम आदमी पार्टी को देने की अपील की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी से डरते हैं। मध्य प्रदेश में अब ये हालात हो गए हैं कि वोट किसी को दो और सरकार बीजेपी की बनती है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है, लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और हमने भी दिल्ली की जनता को निराश नहीं किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हमने तस्वीर बदल दी, जो जनता से वादे किए उन्हें पूरा किया, और यही वजह है कि दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और इस बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम यहाँ के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों की तस्वीर बदल देंगे। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में 7 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी अभी से मध्य प्रदेश के लिए शुरू कर दी है। अन्ना आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान से निकले हम लोगों ने देखा यार ये लड़के तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। लोग कहते थे केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी जिद है। दिल्ली के लोगों ने देखा और दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया था मेरे को, छोटा सा मौका। 49 दिन की सरकार दी थी लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने मेरे को बस 49 दिन का मौका दिया था। इतना प्यार हो गया दिल्ली के लोगों को मेरे से, इतना प्यार हो गया, अगली बार 67 सीट दे दी 70 में से। बीजेपी को 3 सीट दी, कांग्रेस को 0 सीट दी, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दे दी। अगले 5 साल और इतना अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम किया, 70 में से 62 सीट दे दी तीसरी बार हम लोगों को। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी, 92 सीट। पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। कभी सोच नहीं सकते थे, सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर। क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में। वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों एक मौका देके देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। दिल्ली के अंदर गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हमने। सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशनड बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में। अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की
क्रोसिन लेनी हो, टेबलेट लेनी हो, या 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए का ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त है। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए दिल्ली में कोई, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, सारा खर्चा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा ऑपरेशन सब मुफ्त होता है। दिल्ली में कर दिया। मान साहब ने अब 500 मोहल्ला क्लिनिक, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, दिल्ली में मेरे को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। भगवंत मान ने 1 साल में 500 क्लिनिक, मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश वालों, एक मौका देके देख लो, आपका सबका इलाज मुफ्त कर दूंगा। सारे मध्य प्रदेश के लोगों का शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे, सबका इलाज मुफ्त कर देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब बात नॉर्थ ईस्ट की कर लेते हैं। यहाँ पर राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक शाह विजय उत्सव में शामिल हुए। विजय उत्सव के जरिए मुख्यमंत्री माणिक शाह ने राज्य की जनता, बीजेपी कार्यकर्ता, दिग्गज बीजेपी नेताओं का धन्यवाद किया। साथ ही मुख्यमंत्री माणिक शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी अभिवादन किया। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने कहा कि राज्य की जनता ने डबल इंजन की सरकार के काम को सराहा और उसी का परिणाम है जो एक बार फिर से त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने जनता से जो भी वादे किए उनको हमने पूरा किया। 11 तारीख का विजय उत्सव मनाने के लिए मैं बाहर में था, इसलिए आज मैं अपना केंद्रों में मैं ये विजय उत्सव पालन कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम ये जो जय है, इसके लिए मैं कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ त्रिपुरा वासी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना जो केंद्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, और हमारा जेपी नड्डा जी को, हमारा सर्वभारतीय सभापति, सबको। जो इसके बाद हमारा हिमंत विश्व शर्मा जी, जो उसके बाद मणिपुर का मुख्यमंत्री, सभी हमारा नाइबर्स जो मुख्यमंत्री आए थे, और ये विजय सबके लिए एक साथ मिलके हम लोग काम किए। और प्रधानमंत्री जी का जो आदर्श और उनका जो मार्गदर्शन लेके हम लोग जिस तरह काम किए, लास्ट अंतिम व्यक्ति तक जिस तरह हमारा सरकार, केंद्रीय सरकार और त्रिपुरा सरकार काम किए, और इसके कारण ही ये जय प्राप्ति हुई। इसलिए हम सबको, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ, और डेवलपमेंट को आगे लेके हम लोग काम करेंगे। और अब बात असम की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करेंगे। इन दिनों कर्नाटक के दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने लगातार बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा और रैली और यात्राएं निकाली हैं। जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देकर जिताने की अपील की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर्नाटक के बेल्लारी जिले के कुरुगुड्डू पहुंचे। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंता ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटने के बाद से राज्य का विकास जोरों पर है। आपको बता दें कि कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके तमाम सियासी दल इन दिनों कर्नाटक में रैलियां, जनसभा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए हमारा देश में कितना परिवर्तन हो रहा है। एक समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद हुआ करता था, आज मोदी जी का समय में वहाँ राम मंदिर बन रहा था। एक समय पूरे देश में पीएफआई का लोग बमबारी करता था, गोली करता था। आज अमित शाह का टीम में वो सारे पीएफआई जेल के अंदर है। हमारा देश का नेता मोदी जी ने किया। कश्मीर में क्या हालत था, लोग बोलता था कि 370 धारा हटा देगा देश जल जाएगा, लेकिन 370 धारा हट गया। आज कर्नाटक से लोग कश्मीर जाते हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, और देश में एक किसान एक विधान का अनुरोध। और अब बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कर लेते हैं। इन्होंने सोमवार को चरखी दादरी में हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गौशालाओं में पशुओं की देखभाल सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार तकरीबन 6 पशु चिकित्सा
पॉलीक्लिनिक स्थापित करेगी। हमारी संस्कृति में गायों का धार्मिक महत्व है और धार्मिक ग्रंथों में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने के अलावा राज्य सरकार मवेशियों की रक्षा के लिए समर्पित प्रयास कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि सरकार ने गौवंश की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए हैं। गौ हत्या करने पर 10 साल तक की सजा, जुर्माने का प्रावधान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर ने भी प्रदर्शनी का दौरा किया। मेले हमने शुरू किए, या जो पशुधन की प्रदर्शनी लगाने का क्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में आकर और पशुपालकों के पशुधन को आज यहां देखकर मन अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं एक और बात मानता हूं, जैसा मैंने कहा, ये पशुधन, इसको केवल पशुधन न कहें, बल्कि ये सब हमारे किसानों के साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। पशु किसान का अपना सदस्य होता है, साथी होता है, तभी वो यहां करके मेले करता है। अगर केवल धन होता तो धन का प्रदर्शन तो कभी कोई करता ही नहीं है, बल्कि कोशिश होती है धन को उसी को ना बताया जाए, छुपा के ही रखा जाए। लेकिन ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक से एक बढ़िया सदस्य। कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली भैंस है, कौन बलशाली सांड है, कौन सा घोड़ा ताकतवर है, कौन सी भेड़ बकरी, उसकी अपनी विशेषता है। ऊंचे से ऊंचा बढ़िया खेल खेलता हुआ, खिलाता हुआ हमारा ऊंट है। ये हमारे पशुओं की विशेषता है, जिसका प्रदर्शन हम करते हैं। ये वास्तव में ही हम सबको आनंद देता है। और जो किसान अपने इन पशुओं के प्रदर्शन को यहां दिखा करके अच्छा प्रदर्शन होने पर इनाम पाता है, उसका मन तो गदगद हो जाता है। भाइयों बहनों, इन पशुओं की महत्ता अपने देश में बहुत अधिक होती है। हमारा देश ऐसा है, इसमें पशुओं की पूजा होती है। दुनिया का कोई देश पशुओं की पूजा नहीं करता है। हमारे यहां तो देवी देवताओं के वाहन ये पशु होते हैं। गाय को हमने मां माना है, माता का स्थान दिया है। गौ माता के प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा है। ये गौ हमारी आजीविका का साधन तो होता ही है, लेकिन इसके जो और उपयोग हैं, गौ को पवित्र मान करके घर में रखना, इसको पुण्य का काम माना गया है। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। और साथ ही देखना न भूलें आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर मेरे साथ।